Today's our topic is grievances and SWOT analysis. So first of all, we'll see the objectives of this topic. Define grievances, state the causes of grievances, explain the forms of grievances, describe trainee grievance handling, explain the benefits of handling grievances, then define SWOT analysis, then apply SWOT analysis in training system and state the benefits of SWOT analysis. So first of all, we'll see before grievances, we'll see generally what is dissatisfaction. Dissatisfaction means anything that disturbs students whether or not unrest is expressed in word. ऐसी कोई भी चीज जो ट्रेनी को या स्टूडेंट को डिस्टर्ब करती है, भले ही वो उसने वर्ड्स में एक्सप्रेस की हो या ना की हो, उसका जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा कि उसको डिस्टर्ब करने वाली कोई भी चीज है वो वर्ड्स में एक्सप्रेस की हो या ना हो. Okay, that is called dissatisfaction. Now next is complaint, a spoken or written dissatisfaction brought to the notice of in charge. बोल के या लिखित रूप में एक ट्रेनी ने या स्टूडेंट्स में अपना जो भी डिससेटिस्फैक्शन है वो अपने इंचार्ज को नोटिस में लाया है तो वो होता है उसका कंप्लेंट. तो ग्रीवियंस एंड ऐसा जो कंप्लेंट है वो फॉर्मली प्रेजेंट किया अपने मैनेजमेंट के पास या फिर प्रिंसिपल के पास तो उसको कहा जाता है ग्रीवियंस. तो ग्रीवियंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? Grievance can be defined as any dissatisfaction with any aspect of the organization. Organization या फिर institute. Institute के किसी भी aspect से related एक ट्रेनी के मन में या स्टूडेंट के मन में कोई भी डिससेटिस्फैक्शन है और वो प्रेजेंट किया गया है मैनेजमेंट या प्रिंसिपल को तो वो हो गया ग्रीवियंस. तो ये ग्रीवियंसेस जो है उसके कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से ये ग्रीवियंसेस आते हैं? तो फर्स्ट, इट मे बी ड्यू टू अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट किया गया है और उस इवैल्यूएशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो. ओके, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ इक्विपमेंट्स. जहां पर आप वर्कशॉप में या प्रैक्टिकल करते हो तो वहां पर इम्प्रॉपर टूल्स है, इनसफिशिएंट है, इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरी कम है या मेंटेनेंस जो उनका है वो पुअर है तो वो हो गए यूज ऑफ इक्विपमेंट्स के बारे रिलेटेड ग्रीवियंसेस. देन नेक्स्ट आता है वर्क एनवायरनमेंट. वर्क एनवायरनमेंट लाइक इम्प्रॉपर लाइटिंग है, वेंटिलेशन नहीं है या कम है, स्पेस क्राउडेड है, कम पड़ रही है स्पेस काम करते वक्त या फिर हीट जनरेट होती है, बहुत गर्मी होती है. तो ये सारी चीजें आती है. इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है वो आती है वर्क एनवायरनमेंट की वजह से आने वाले ग्रीवियंसेस में. नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सेफ्टी एंड हेल्थ सर्विसेज. इनएडिक्वेट सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशंस जो होती है वो भी आते हैं कहाँ पर? वर्कशॉप या डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पर आपका होता है, जहाँ पर आप स्किल परफॉर्म करते हो, प्रैक्टिकल करते हो. तो जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए या फिर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए वो नहीं है या कम है, इनएडिक्वेट है, तो इन रीजंस के वजह से आने वाले ग्रीवियंसेस वो है इस पॉइंट में. नेक्स्ट है टीचर्स और सुपरवाइजर्स बिहेवियर. एक टीचर का, एक इंस्ट्रक्टर का या फिर एक सुपरवाइजर का ट्रेनीज के साथ, स्टूडेंट के साथ बिहेवियर कैसा है. अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से आने वाले ग्रीवियंस होते हैं टीचर्स एंड सुपरवाइजर्स बिहेवियर में. नेक्स्ट है पर्सनालिटी क्लैशेस. पर्सनालिटी क्लैशेस क्या होता है? कंप्लेंट अगेंस्ट पर्टिकुलर स्टूडेंट. कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है
या ट्रेनी है, उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई पर्सनल कंप्लेंट है तो वो आ जाता है पर्सनैलिटी क्लैशेस में। तो ये सारे हैं कॉजेस ऑफ ग्रीवियंसेस। अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंसेस। ये ग्रीवियंस के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है, इसके मेन 3 टाइप्स है, दैट इज फैक्चुअल ग्रीवियंस, देन इमेजिनरी ग्रीवियंसेस एंड थर्ड वन इज डिस्गस्ट ग्रीवियंसेस। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है फैक्चुअल ग्रीवियंसेस। फैक्चुअल ग्रीवियंसेस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स के ऊपर ये बेस्ड होते हैं, मतलब एक्चुअल सिचुएशन पे या रियल जो कंडीशन है उस पे। एंड दे अराइज फ्रॉम नॉन फुलफिलमेंट ऑफ genuine सर्विस कंडीशंस एंड फॉल्टी प्रोसीजर और रूल्स। ये किस वजह से आते हैं ऐसे ग्रीवियंसेस? जो जेन्युइन सर्विस कंडीशंस प्रोवाइड की जानी चाहिए या फॉल्टी प्रोसीजर या रूल्स की वजह से ट्रेनीज के, स्टूडेंट्स के जो सर्विसेज, जेन्युइन सर्विसेज कंडीशंस है, जैसे कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए जो सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो 40 की ना होकर 30 की है, तो बाकी बच्चे जो 10 कैंडिडेट्स है, 10 स्टूडेंट्स है, उनको इन प्रॉपर सीटिंग कंडीशन है, वहां पर लाइटिंग अगर प्रॉपरली नहीं है, तो ये जो जेन्युइन सर्विस कंडीशंस होने चाहिए वो अगर उनको नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आते हैं ग्रीवियंसेस वो हो गए फैक्चुअल ग्रीवियंसेस। अगर पानी नहीं मिल रहा है या उनके रूम में लाइट अवेलेबल नहीं है, तो ये ग्रीवियंसेस भी फैक्चुअल ग्रीवियंसेस में आ गए। तो ये हो गए फैक्चुअल ग्रीवियंसेस। नेक्स्ट है इमेजिनरी ग्रीवियंसेस। इमेजिनरी ग्रीवियंसेस क्या होते हैं? बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेशंस पे ये बेस्ड होते हैं इमेजिनरी ग्रीवियंसेस, एंड दे अराइज्ड not because of any valid reason but because of wrong perception, wrong attitude or wrong information in service conditions। जो भी उनको सर्विस कंडीशंस मिल रहे हैं उसके बारे में उनके मन में रॉन्ग परसेप्शन है, अपने से ही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए या ये सारी एमिनिटीज मुझे क्लास में मिलनी चाहिए। जैसे अगर कोई चाहता है कि मुझे हॉस्टल में एसी लगा होना चाहिए या गीजर प्रोवाइड करना चाहिए गर्म पानी के लिए, अगर किसी का खाने में मन नहीं लगता है तो कुकिंग सर्विस, कुकिंग के लिए प्रोविजन होनी चाहिए। ये सारे तो अपने मन से ही उसने एक्सपेक्ट किए हुए एक्सपेक्टेशंस है। तो ऐसे रीजंस की वजह से जो भी ग्रीवियंसेस आते हैं वो होते हैं इमेजिनरी ग्रीवियंसेस। ठीक, और नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्गस्ट ग्रीवियंसेस। डिस्गस्ट ग्रीवियंसेस क्या होते हैं कि when an individual may have dissatisfaction not related to the organization but due to family or own depression situation। इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशनल रीजन से वो उनके ट्रेनी के मन में डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है, बल्कि उनका अपना ओन या फिर फैमिली डिप्रेशन सिचुएशन की वजह से ये ग्रीवियंसेस आते हैं। तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से अगर ट्रेनीज डिस्टर्ब है तो वो क्या करेंगे, अपने साथ में बैठने वाले जो ट्रेनी है उनको अननेसेसरी तंग करेंगे। जो अगर इंस्ट्रक्टर कुछ सवाल पूछता है तो उनका सही जवाब ना देकर उनको उल्टा जवाब देंगे, काम में उनका मन नहीं लगा रहेगा। या फिर कुछ क्वेश्चन उनको पूछा जाता है तो ऐसे कुछ जवाब देंगे कि जिससे सारी क्लास डिस्टर्ब हो, या फिर दूसरों को अननेसेसरी तंग करेंगे, या फिर कुछ कुछ ऐसे कंप्लेंट्स क्रिएट करेंगे कि उसका कुछ मतलब बेस ही नहीं होता है। तो ऐसे जो ग्रीवियंसेस होते हैं वो होते हैं डिस्गस्ट ग्रीवियंसेस, जो किसी एक इंडिविजुअल के ओन या पर्सनल फैमिली डिप्रेशन सिचुएशन की वजह से अराइज होते हैं। ये हो गए हमारे फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंसेस। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ग्रीवियंसेस के। जैसे ग्रीवियंस रिलेटेड टू एडमिशन, एडमिशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आ जाता है ग्रीवियंसेस।
एडमिशन प्रोसीजर या फिर जो मेरिट लिस्ट लगती है या फिर एडमिशन डेट से अगर कोई लेट से पहुंचा एक्सटेंड करना चाहता है या क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसे सारे उसमें आ जाते हैं ग्रीवियंसेस। देन ग्रीवियंस रिलेटेड टू अनफेयर ट्रीटमेंट, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो ट्रीटमेंट मिल रही नहीं रही या फिर पूरे क्लास को जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो अनफेयर है, प्रॉपर नहीं है, तो उससे रिलेटेड ये ग्रीवियंसेस होते हैं। देन ग्रीवियंस रिलेटेड टू अटेंडेंस, अगर कोई प्रॉपरली क्लास अटेंड भी कर रहा है और उसकी अटेंडेंस शॉर्ट दिख रही है या फिर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट आ रही है, तो आपको एक वार्निंग इंस्टीट्यूट से वार्निंग मेमो दिया जाता है, आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम में आपने प्रॉपर क्लास अटेंड करना चाहिए, आपकी अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे फाइनल एग्जाम अपियर करने के लिए। तो उससे रिलेटेड कुछ ग्रीवियंस है तो वो आ जाते हैं अटेंडेंस से रिलेटेड ग्रीवियंसेस। देन ग्रीवियंस रिलेटेड टू चार्जिंग ऑफ फीस, फीस जो चार्ज की जाती है उसमें किसी को कुछ डाउट है तो। देन नेक्स्ट आता है ग्रीवियंस रिगार्डिंग नॉन ट्रांसपेरेंट और अनफेयर इवेल्युएशन प्रोसेस, जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो अगर लगता है किसी को नॉन ट्रांसपेरेंट है या अनफेयर है तो उससे रिलेटेड ग्रीवियंसेस। देन रिफ्यूजल टू रिटर्न डॉक्यूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट्स, एडमिशन के टाइम पर अगर आपके सर्टिफिकेट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट के पास सबमिट किए हुए हैं और किसी रीजन से आपको वो आप चाहते हो वापस, उसको रिफ्यूज किया जाता है आपकी रिक्वेस्ट को, तो ऐसे ग्रीवियंसेस। देन हरासमेंट बाय फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स, आपके जो साथी स्टूडेंट्स है या ट्रेनीज है उनसे या फिर टीचर्स से अगर किसी ट्रेनी की या स्टूडेंट्स की हरासमेंट हो रही है तो वो हो गई ये ग्रीवियंसेस। देन grievances related to provision of student amenities and quality education as promised or required to be provided, जैसे प्रॉमिस किया गया था एक प्रोस्पेक्टस में या फिर आपके एडमिशन के टाइम पे कि आपको इस टाइप के एमिनिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी, इस टाइप ऑफ क्वालिटी, इस क्वालिटी का एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा या फिर करना चाहिए या मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है तो उससे रिलेटेड भी ग्रीवियंसेस आ जाते हैं। देन नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप अगर मिलती है किसी ट्रेनिज को तो उनके स्कॉलरशिप के पेमेंट में डिले हो रहा है या नहीं मिल रही है। देन कंप्लेंट्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम SC/ST माइनॉरिटीज, वुमेन या फिर डिसेबल कैटेगरीज, जैसे SC/ST कैटेगरी के या माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, वुमेन स्टूडेंट्स है या डिसेबल कैटेगरी, इन लोगों के साथ अगर किसी ने अलग से बिहेव किया तो उससे रिलेटेड ये कंप्लेंट्स होती है। देन ग्रीवियंस रिलेटेड टू टाइम टेबल एंड शेड्यूलिंग, जो टाइम टेबल एंड शेड्यूलिंग है उससे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट है वो प्रॉपर नहीं लग रहा है आपको तो। देन लैब्स एंड लाइब्रेरी के रूल्स अगर किसी ने तोड़ दिए मतलब ब्रेक किए तो फिर आ जाता है ये ग्रीवियंस, वायलेशन ऑफ लैब एंड लाइब्रेरी रूल्स। देन इंस्टीट्यूट हॉस्टल एंड मेस रिलेटेड इश्यूज, देन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड इशू, तो ये तो जैसे इंस्टीट्यूट में आपका क्लास है उसमें बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है या फिर वहां पर भी आपको प्रॉपर जैसे वॉशरूम्स नहीं है या क्लीनलीनेस नहीं है, पानी प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, ये कुछ एग्जांपल हो गए वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड आ जाते हैं। देन फॉल्टी परफॉर्मेंस और फॉल्टी बिहेवियर, ये ट्रेनी का भी हो सकता है टीचर का भी हो सकता है। देन कोर्स कंटेंट, कोर्स के जो कंटेंट्स है या टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो उसके बारे में अगर डिससेटिस्फैक्शन है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे। देन ग्रेड्स एंड एग्जाम प्रोसीजर, जो आपको ग्रेड्स दिया गया या फिर ग्रेडिंग किया जाता है उसमें या फिर एग्जाम प्रोसीजर से कोई कंप्लेंट है या डिससेटिस्फैक्शन है तो ये हो गया एग्जाम एंड ग्रेड्स रिलेटेड प्रोसीजर से रिलेटेड ग्रीवियंसेस। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स ऑफ ग्रीवियंसेस। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। अब जब एक इंस्ट्रक्टर बनते हो आप तो आपको अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स को हैंडल करना होता है।
अलग अलग फैमिली से, अलग अलग कल्चर से आए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक का बिहेवियर डिफरेंट होता है, हर एक का एक्सपेक्टेशंस भी मतलब डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट टाइप के ग्रीवियंसेस को आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपके क्लास के ट्रेनी जो भी ग्रीवियंस अराइज करते हैं, तो सबसे पहले वो ग्रीवियंस आपके पास ही आएगा एज अ इंस्ट्रक्टर। तो क्या करना चाहिए, ग्रीवियंस जब आता है तो उसको पहले एक्सेप्ट करो, और वो आपको मिला है और आप देखोगे कि हाँ आई विल सी, ऐसा उनको एक एक्नॉलेजमेंट देना है कि मुझे ये आपका ग्रीवियंस मिला है। नेक्स्ट होता है केयरफुली लिसन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है ट्रेनी का, उसको प्रॉपरली सुनो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उनकी प्रॉब्लम क्या है उसको पहले समझने की कोशिश करो। देन गादर द इंफॉर्मेशन, भले ही उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया है या ग्रीवियंस रजिस्टर किया है, तो भी एज ए इंस्ट्रक्टर आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, आप उस ग्रीवियंस को हैंडल करने वाले हो। तो आपका ये फर्ज बनता है, तो ये जो उन्होंने कंप्लेंट किया है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। तो वो कंप्लेंट जो है रियल में वो वैलिड है या ऐसे ही कंप्लेंट किया जा रहा है, जिससे कि आप जेन्युइनली उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। उसके बाद होता है ऑफर द बेस्ट सॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, जैसे प्रॉब्लम सुनने के बाद, प्रॉब्लम को समझने के बाद और इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप उस प्रॉब्लम के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हो। एंड फॉलो अप वो होता है जैसे कि इस टाइप के प्रॉब्लम, इस टाइप के ग्रीवियंसेस फ्यूचर में ना आए, इसलिए आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है, केयर करना है कि ऐसे कंप्लेंट्स आगे से नहीं या फ्यूचर में नहीं आने चाहिए। ये हो गया हमारा ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। अब हैंडलिंग ट्रेनी ग्रीवियंस, जैसे पर्टिकुलरली ट्रेनी से रिलेटेड कुछ ग्रीवियंस आता है, तो आपको कौन सी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट विथ हु, हु मतलब हु इज इन्वॉल्व, कौन से सेक्शन का, उस पर्टिकुलर ट्रेनी का नाम या उसका रोल नंबर। नेक्स्ट आता है वेयर, कहाँ पर हुआ ये ग्रीवेंस, एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे कि सेक्शन है या किसी मशीन के पास हुआ या कॉरिडोर या स्टेयरकेस में या ग्राउंड पे, कहाँ पर एग्जैक्टली हुआ। देन व्हेन, कब हुआ ये, जैसे एग्जैक्ट टाइम, डे एंड डेट ऑफ ग्रीवियंस। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंड दैट कॉज वायलेशन, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वायलेट हो गए, वायलेशन मतलब हुआ या एक दूसरों को हार्म किया ट्रेनीज ने, ये फाइंड आउट करना है। एंड व्हाई इज दिस ग्रीवियंस, क्या चीज थी, जैसे पहले भी इनके बीच में इस मैटर से रिलेटेड कुछ हुआ है या इस झगड़े की वजह इनका पुराना कुछ डिस्प्यूट है, देन रूल्स है या पर्सनल राइट्स के लिए ये लोग झगड़ रहे हैं, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो एक सुपीरियर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब यहाँ पर, ये सुपीरियर मतलब एज ए इंस्ट्रक्टर आप अगर अपने को कंसीडर करोगे, तो उनका सबसे पहला क्या काम होता है कि उस ग्रीवियंस को हैंडल करे एंड सेटल करे एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसको हैंडल करना है विथ प्रॉम्प्टनेस से, विथ इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, एंड बाय फॉलोइंग प्रोसीजरल स्टेप्स, जो भी प्रोसीजरल स्टेप्स है उनको फॉलो करते हुए बिना इम्पार्शियलिटी के, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और प्रॉम्प्टनेस के साथ उस ग्रीवियंस को हैंडल करके सेटल करना है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस, इसके फायदे क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है encourages ट्रेनी या फिर एम्प्लॉय टू रेज द कंसर्न विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। उनके मन में किसी भी चीज के बारे में अगर डिससेटिस्फैक्शन है, तो अपनी कंप्लेंट को या डिससेटिस्फैक्शन को बिना मतलब पनिशमेंट मिलेगी ऐसा डर मन में ना लेते हुए वो एनकरेज होते अपने कंप्लेंट्स को पुटअप करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फेयर एंड स्पीडी मीन्स ऑफ डीलिंग विथ कंप्लेंट्स। अगर आपको पता है कि मेरा जो भी डिससेटिस्फैक्शन है, जो भी कंप्लेंट है, वो किसी को प्रॉपर मतलब मैनेजमेंट को या प्रिंसिपल को
पुटअप करूंगा या फिर बताऊंगा तो मुझे उससे क्या होगा, फेयर सॉल्यूशन मिलेगा और मेरी कंप्लेंट्स को विद द स्पीड डील किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट्स माइनर डिसएग्रीमेंट्स डेवलपिंग इनटू मोर सीरियस डिस्प्यूट। छोटा मोटा कुछ डिसएग्रीमेंट है ट्रेनीज के बीच में, तो वो ऐसा ही रह गया और उसको सॉल्व नहीं किया गया, तो मानो वो दो ट्रेनीज या ग्रुप ऑफ ट्रेनीज क्लास में एक साथ बैठते हैं, चलो ट्रैवलिंग एक साथ करते हैं या फिर एक ही कैंपस में या फिर हॉस्टल में रहते, तो उनके बीच में जो भी माइनर सा डिसएग्रीमेंट है वो आगे चलकर सीरियस डिस्प्यूट ना बने, इसलिए ये ग्रीवियंस हैंडलिंग हेल्पफुल है। अगर छोटा मोटा डिसएग्रीमेंट है, छोटा सा कुछ झगड़ा है, वो मतलब प्रॉपर टाइमिंग पे सॉल्व किया जाए तो इसको सीरियस डिस्प्यूट में कन्वर्ट करने के लिए रोकथाम लग जाती है। देन अवॉइड्स ट्रेनी फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। कुछ ट्रेनीज ऐसे होते हैं कि ऐसे डिससेटिस्फेक्शन की वजह से उनके मन में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि उनको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, या फिर नहीं हैंडल कर पाए वो, तो और फिर इस फ्रस्ट्रेशन का इफेक्ट उनके ट्रेनिंग एक्टिविटीज पे होता है, उनका ध्यान नहीं लगता है क्लास में, प्रॉपरली वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते हैं एक्सेट्रा। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी हेल्पफुल है ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसेस। एंड नेक्स्ट है help to build climate of openness and trust in organization। ट्रेनी के मन में एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होता है अपने इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि अगर मैं कुछ ग्रीवियंस लेके जाता हूँ तो उसको, मेरी बातों को, मेरी कंप्लेंट को सुनने वाला कोई है और उसको प्रॉपरली सॉल्व किया जाएगा और उस पर मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो ये उनके मन में क्या होता है, ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है ओपननेस और ट्रस्ट का। तो these all are benefits of grievance handling। ये हो गया हमारा पूरा ग्रीवियंसेस एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग के बारे में। अब हम जाते हैं सॉर्ट एनालिसिस के तरफ। जो सॉर्ट एनालिसिस है या सॉर्ट मैट्रिक्स होता है, ये है, it is a powerful technique for understanding your strengths and weaknesses, looking for opportunities and threats you face। ये एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है जिससे आप अपने स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को जान पाओगे और जो भी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, और जिस थ्रेट्स को, जिस मुश्किलों का आप सामना कर रहे हो उसको भी आप सॉर्ट एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हो। तो ये जो सॉर्ट एनालिसिस है वो किसी भी एक प्रोडक्ट या फिर प्लेस या फिर इंडस्ट्री या पर्सन, इनके लिए किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस वेंचर और प्रोजेक्ट और पर्सन एंड आइडेंटिफाइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। अगर यहाँ पर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो सॉर्ट एनालिसिस है हम अपने लिए, मतलब एज ए ट्रेनी के लिए यहाँ पर कैरी आउट करेंगे, तो एक ट्रेनी के अंदर के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशंस है जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। अभी ऐसे बोलने से आप समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट जो फिगर है ये सॉर्ट एनालिसिस की, इससे एक्सप्लेन करूंगी मैं तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर S stands for strengths, W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threats। Strengths जो होती है एंड वीकनेसेस जो होती है वो किसी भी इंडिविजुअल के क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जिसको हम स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सकते हैं, वीकनेसेस को कम कर सकते हैं। दैट मीन्स वो हमारे हाथ में होते हैं, तो वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हो गए। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अपॉर्चुनिटीज होती है या फिर थ्रेट्स होते हैं, वो जिसको हम अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना ही हमारे हाथ में होते हैं, बट वो हमारे अंदर इंटरनल फैक्टर्स नहीं होते, वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अगर हमारी स्ट्रेंथ
अब हम देखेंगे हेल्पफुल एंड हार्मफुल कैसे है। जो स्ट्रेंथ्स है हमारे, उसके बेसिस पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प कर सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज को हेल्पफुल फैक्टर बताया गया है। और जो हमारे वीकनेसेस होते हैं, वीकनेसेस के कारण हम ट्रेड्स, जिसको हम डर बोलते, हमारे वीकनेसेस की वजह से हम थ्रेड्स को फेस करना पड़ता है हमें। तो ये होते हैं हमारे हार्मफुल फैक्टर्स। अब हम शॉर्ट एनालिसिस के जो SWOT है, इसको वन बाय वन समझेंगे। यहाँ पर S stands for strengths, that is internal resources and capabilities helpful to achieve goals। हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटीज है या रिसोर्सेस है, जो हेल्प करती है हमें अपने गोल्स अचीव करने के लिए। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे स्किल है हमारे पास, कुछ नॉलेज है, कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, फिर एजुकेशन है, तो ये हो गए हमारे स्ट्रेंथ्स। देन हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, देन फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, एंड नो बैड हैबिट्स। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वीकनेसेस। वीकनेसेस क्या होती है, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल थिंग्स या बैरियर्स टू अचीव द गोल। हमारा गोल पाने के लिए, अचीव करने के लिए हमारे अंदर की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बैरियर बनती है, जो अड़चने क्रिएट करती है। वो होते हैं जैसे लिमिटेड नॉलेज, हमारे फील्ड से रिलेटेड हमें नॉलेज नहीं है या फिर लिमिटेड है। लेस वर्क एक्सपीरियंस, कम है हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस, या एक्सपर्ट नहीं है हम अपने फील्ड में। लो लेवल या फिर इररिलेवेंट एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन है वो कम है या फिर रिलेवेंट नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर और कॉन्फिडेंट है हम। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, एजुकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो ये भी एक हमारा वीकनेस होता है। लैक ऑफ लीडरशिप स्किल, कहीं कुछ कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है हमें, मैनेजरियल लेवल का जॉब करना पड़ता है, तो वहां पर हमें लीडरशिप स्किल की होनी जरूरी होती है। तो ऐसा भी स्किल अगर हमारे पास कम है तो वो हमारा वीकनेस कहलाता है। देन लैक ऑफ सीरियसनेस, सीरियसनेस की कमी है, अपने काम की तरफ अगर हम सीरियस नहीं है, सीरियसली देख नहीं रहते, बड़े कैजुअली अपना काम लेते हैं, तो टाइम पे काम नहीं कर पाते हैं। देन नेक्स्ट है निगेटिव एटीट्यूड, काम की तरफ जो हमारा रवैया है या फिर देखने का जो दृष्टिकोण है वो निगेटिव है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द वीकनेस। तो ये हो गया हमारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, एन एक्सटर्नल कंडीशन दैट कुड प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसी एक एक्सटर्नल कंडीशन है, होती है, जो हमें कंपटीशन का एडवांटेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रिलेटेड फील्ड, आपके फील्ड में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, देन जॉब वैकेंसीज है, देन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है, देन डिमांड ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम रिलेटेड फील्ड, आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ डिमांड है मार्केट में या फिर एक्सपर्ट की जरूरत है आपके फील्ड से रिलेटेड, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। देन थ्रेट्स, अब ये थ्रेट्स क्या है, एन एक्सटर्नल कंडीशन दैट कुड डैमेज अपॉर्चुनिटी ऑफ अचीविंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। आपके गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको हासिल करने के लिए ऐसे कौन सी मतलब अड़चने आती है। एन एक्सटर्नल कंडीशन दैट कुड डैमेज अपॉर्चुनिटी, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको डैमेज करने वाला एक्सटर्नल फैक्टर। फॉर एग्जांपल रिसेशन या डाउन साइजिंग,
कभी कभी ऐसा होता है डाउन साइजिंग या रिसेशन के पीरियड में क्या होता है, एम्प्लॉयज को कम किया जाता है फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से, एम्प्लॉय दैट इज कॉल्ड कटौती होती है। देन जो ऐसे टाइम पे क्या होता है, आपको आपका जॉब जाने की मतलब डर लगने लगता है। नेक्स्ट होता है चेंज इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स या फील्ड ट्रेंड्स। आपके जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है उसमें कुछ चेंज हो गया, फील्ड का ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो आपके पास नहीं है, तो वो भी आपके लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है। देन जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके पास आपके कंपैरिजन से अच्छा स्किल, नॉलेज या एक्सपीरियंस है, दैट इज आल्सो अ वन ऑफ थ्रेट फॉर यू। अब ये हमने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या क्या होते हैं ये समझ लिए। बट अगर आपको अपने अंदर के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे किया जाएगा, मतलब इस टूल को आप अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट आता है नो योर स्ट्रेंथ। आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप अपने लिए पूछो तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जान पाओगे। फर्स्ट है व्हाट एडवांटेजेस डू यू हैव दैट अदर डोंट हैव। फॉर एग्जांपल स्किल, सर्टिफिकेशन, एजुकेशन और कनेक्शंस। आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, ऐसा कौन सा स्किल, ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट या कौन सा एजुकेशन है, या फिर कनेक्शन इन द सेंस ऐसे कौन से पीपल के साथ आप जुड़े हो जो आपको एक कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं या जो आपके लिए स्ट्रेंथ बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू बेटर देन एनीवन एल्स। दूसरों से अच्छा आप क्या कर सकते हो। ओके, what do other people see as your strength। दूसरे लोग क्या कहते हैं आपके लिए कि दिस इज योर स्ट्रेंथ, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आप अच्छा करते हो, या आपके बारे में आपके साथ रहने वाले, आपको जानने वाले लोग कहते हैं, तो दैट इज आपकी एक स्ट्रेंथ होती है। वो आपके स्ट्रेंथ होते हैं जो आपके साथ या आपके आजू बाजू में रहने वाले लोग जानते हैं। विच ऑफ योर अचीवमेंट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ। आपकी ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जिसके ऊपर आप गर्व महसूस करते हो। तो ये सवाल जब आप अपने आप को पूछोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा है नो योर वीकनेसेस। आपके वीकनेसेस को आपको जानना है। तो व्हाट टास्क डू यू यूजुअली अवॉइड बिकॉज यू डोंट फील कॉन्फिडेंट डूइंग देम। ऐसा कौन सा काम है जिसको आप यूजुअली मतलब हमेशा करने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझते हो, आपको डर लगता है वो काम करते वक्त। नेक्स्ट है व्हाट विल द पीपल अराउंड यू सी एज योर वीकनेस। आपके आजू बाजू के लोग क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा वीकनेस है, ये आप नहीं कर पाते हो, इसकी आप में कमी है। Then are you completely confident in your education and skill training। क्या आप आपके जो एजुकेशन है या स्किल ट्रेनिंग है उसमें पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो। इफ नॉट व्हाट आर योर वीकेस्ट, व्हाट आर यू वीकेस्ट। अगर नहीं है तो कहां पर आप कमजोर हो। व्हाट आर योर निगेटिव वर्क हैबिट्स। आपके अंदर ऐसी कौन सी निगेटिव वर्क हैबिट है। निगेटिव वर्क हैबिट मतलब फॉर एग्जाम्पल आर यू ऑफन लेट, are you disorganized, do you have short temper or are you poor at handling stress। आप हमेशा लेट पहुंचते हो, कहीं पर भी लेट ही जाने की आदत है आपको, जो आपका काम करने का तरीका है वो डिसऑर्गेनाइज टाइप का है, या फिर आप शॉर्ट टेम्पर हो, जल्दी गुस्सा आने वाले पर्सन हो, और या फिर आपको स्ट्रेस को आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हो। तो ये होते हैं आपके निगेटिव वर्क हैबिट्स। नेक्स्ट है डू यू हैव पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट होल्ड यू बैक इन योर फील्ड। ऐसा कुछ आपके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आपके फील्ड में हमेशा पीछे रहते हो। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव टू कंडक्ट मीटिंग ऑन रेगुलर बेसिस, अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीच।
स्पीकिंग वुड बी अ मेजर वीकनेस। आपको बहुत बार ऐसा पब्लिक मीटिंग करना पड़ता है, बट आप में वो पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल होनी चाहिए वो नहीं है आपके पास। वो उसके डर के कारण वो क्या होता है, आप कभी भी नहीं कर पाते हो, तो वो आपका एक मेजर वीकनेस कहलाता है। तो इन सारे सवालों को पूछकर आप अपने वीकनेसेस फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमें जाना है अपॉर्चुनिटी की तरफ। फाइंड आउट योर अपॉर्चुनिटीज। व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू? ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो तुम्हें हेल्प कर सकती है? और कैन यू गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम पीपल वाया इंटरनेट? दूसरों से आप कुछ हेल्प ले सकते हो या इंटरनेट से कुछ हेल्प ले सकते हो। देन इज योर फील्ड और इंडस्ट्री ग्रोइंग? आपका फील्ड है या फिर आपका जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रहा है क्या? वो आपको इन सारी चीजों को, अभी ये जो सारे सवाल है इनके ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है। इफ सो, अगर आपका जो फील्ड है या इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही है, तो हाउ कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ करंट मार्केट? जो करंट सिचुएशन है आपके फील्ड की, करंट मार्केट जो चल रही है उसका आप कैसे अपने लिए फायदा कर सकते हो। Then, do you have a network of strategic contact to help you or offer good advice? ऐसे कुछ लोग आपके कांटेक्ट में है जो कि आपको एक अच्छा एडवाइस दे और ऑफर गुड एडवाइस प्रोवाइड करे या फिर गुड अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सके। ऐसे कुछ लोगों के साथ आपका कांटेक्ट है क्या? नेक्स्ट है, व्हाट ट्रेंड्स डू यू सी इन योर फील्ड एंड हाउ कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ देम? अभी आपके फील्ड में कुछ ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड का आप अपने लिए कैसे फायदा कर सकते हो। ओके, एंड इज देयर अ नीड इन योर फील्ड और इंडस्ट्री दैट नो वन इज फीलिंग? या फिर आप में ऐसी कुछ कैपेबिलिटी या फिर ऐसा कुछ स्किल है जो आपके फील्ड या इंडस्ट्री में जरूरी है और उस जरूरत को दूसरा कोई फुलफिल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको बताने से पहले, जैसे आप किसी एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में, एक कंपनी में काम कर रहे हो, और आपके कंपनी का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको लेने वाला जो भी वेंडर है, वो आपके कंपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट लेके आता है, तो ऐसा सिचुएशन आप समझ लो, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डू योर कस्टमर और वेंडर्स कंप्लेंट अबाउट समथिंग इन योर कंपनी एंड इफ सो कुड यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी बाय ऑफरिंग अ सॉल्यूशन? ऐसा कुछ सिचुएशन है कि आपका जो वेंडर है आपके कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट लेके आ रहा है और उस कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन है। ऐसे टाइम पे अगर आपने सॉल्यूशन ऑफर किया तो वो एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए इन सारे सवालों पर या फिर इन सारी बातों पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर यू माइट फाइंड यूजफुल अपॉर्चुनिटीज इन द फॉलोइंग। अभी आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे मतलब मिल सकती है, इसके यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। अ कलीग गोइंग ऑन अ एक्सटेंडेड लीव, यहाँ पर ऑलरेडी आप जॉब में हो और आपका जो कलीग है वो लॉन्ग लीव पे गया है और उसके कुछ प्रोजेक्ट्स है, वो आपको करने का अगर चांस मिलता है तो वो आप करो, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो। या फिर अ न्यू रोल और प्रोजेक्ट दैट फोर्सेस यू टू लर्न न्यू स्किल लाइक पब्लिक स्पीकिंग और इंटरनेशनल रिलेशंस। ऐसा कुछ तो नया रोल या फिर नया प्रोजेक्ट है जिसको करने के लिए आपको कुछ नए स्किल सीखने की जरूरत पड़ेगी, आप नए स्किल सीख पाओगे, या फिर पब्लिक स्पीकिंग है जैसे, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन बना सकते हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको क्या करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए स्किल
सीखने का चांस देते हैं। कंपनी एक्सपांशन और एक्विजिशन, कंपनी का आपके कुछ एक्सपांशन हो रहा है, नया कुछ प्रोक्योरमेंट कर रही है कंपनी, तो ऐसे टाइम पे डू यू हैव स्पेसिफिक स्किल, आपके पास कुछ अलग सा या स्पेसिफिक स्किल है, जैसे कि सेकंड लैंग्वेज आपको आती है, दैट कुड हेल्प विद द प्रोसेस, जिससे कि आपकी कंपनी एक्सपांशन में है, आपका मतलब वहां पर हेल्प हो सकता है और आपको एक अलग सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड आउट करना है और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पर। अब हम देखेंगे फाइंड आउट थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब कौन से डर को आप फेस कर रहे हो और जिन चीजों से आप भागते हो दूर। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे क्वेश्चन पूछ के, तो उसके एग्जांपल से यहाँ पर व्हाट ऑब्स्टेकल्स डू यू करंटली फेस एट वर्क, ऐसी कौन सी अड़चने हैं जिसको आप फेस करते हो काम करने की जगह पर। ओके, देन आर एनी, अभी यहाँ पर काम करने की जगह पर मतलब काम करने से रिलेटेड ही नहीं होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में भी, या फिर जब भी आप करियर बनाना चाहते हो तब, या फिर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करना चाहते हो, ग्रास्प करना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको आपके थ्रेड्स को फाइंड आउट करना है कि इन चीजों को मैं फेस कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स है मेरे लिए, तो ये आपके थ्रेड्स होते हैं। ओके, then are any of your colleague competing with you for projects or roles, आपका ही कोई कलीग है, आपका ही कोई फ्रेंड है, वो सेम प्रोजेक्ट या सेम रोल, प्रोजेक्ट या रोल इसके लिए यहाँ पर सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप ऐसा सोचो कि सेम जॉब अपॉर्चुनिटी आप अभी जितने भी पास आउट होंगे सबके लिए सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई और कॉम्पीट करने वाले आपके ही कलीग हैं, तो उसकी वजह से क्या आपको डर लगता है कि मेरे से अच्छा वो कर पाएगा और उसको ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इज योर जॉब और द डिमांड फॉर द थिंग्स यू डू चेंजिंग, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें, या फिर आपका जो जॉब है वो कुछ चेंज हो रहा है क्या, अब ये चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये पुराना एग्जाम्पल है, तो भी देखो जब कंप्यूटर का जमाना आया तो जो पुराने लोग टाइपराइटर पे काम करते थे तो उनको डर लगने लग थोड़ा सा तो डर उनके मन में आया ही होगा ना कि कंप्यूटर तो चलाना मुझे आता ही नहीं, तो मैं कैसे कंप्यूटर पे काम करूंगा। तो जब जॉब चेंज होता है तो उस टाइम भी आपको डर न लगने लगता है क्या कि मेरा जो काम या जॉब चेंज होने वाला है तो वो मैं कर पाऊंगी या नहीं। नेक्स्ट है डज चेंजिंग टेक्नोलॉजी थ्रेटन्स योर पोजीशन, ये भी उसी से रिलेटेड है, जो आप जिस पोजीशन पे अभी काम कर रहे हो उस पोजीशन के लिए जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उससे आप डरते हो क्या। कुड एनी वन ऑफ योर वीकनेस लीड टू थ्रेट्स, और आपके अंदर ऐसा कुछ वीकनेस है जिसके वजह से वो कन्वर्ट होता है और वो आगे चल के आपको थ्रेट क्रिएट करता है आपके मन में। ओके, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का एग्जांपल हम या कम्युनिकेशन स्किल का ही लेंगे कि आप कम्युनिकेशन स्किल में वीक हो और आपको आपका प्रेजेंटेशन सबके सामने प्रेजेंट करना है, तो जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, स्किल की कमी होती है, तो वो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के टाइम पे उनको क्या लगता है, वो एक डर उनके मन में बैठा रहता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो इन सारे सवालों को पूछकर आप अपने थ्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमने कैसे यहाँ पर क्या किया, स्ट्रेंथ्स हमने अपनी कैसे फाइंड आउट करनी है, वीकनेसेस कैसे फाइंड आउट करने हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रास्प करनी है और थ्रेड्स को कैसे फाइंड आउट करना है, ये देखा। अभी हम शॉर्ट एनालिसिस कैसे करना है वो देखेंगे। तो उसका फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, आपके स्ट्रेंथ के बेसिस पे, वीकनेसेस के बेसिस पे। अब आपको पता चला कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स है, मेरे अंदर ये वीकनेसेस है, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटीज हो सकती है या थ्रेट्स हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं। नेक्स्ट है क्रिएट अ ग्रिड, फिर उसकी लिस्ट बनानी है
जैसे कि बड़े से स्क्वायर को 4 छोटे स्क्वायर में, जैसे शॉर्ट में दिखाया गया, 4 छोटे स्क्वायर में डिवाइड करना है। उस फर्स्ट स्क्वायर होगा स्ट्रेंथ का, सेकंड होगा वीकनेसेस का, थर्ड अपॉर्चुनिटी का एंड फोर्थ थ्रेट का। फिर हर एक बॉक्स को लेबलिंग करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का नाम देके, एंड फिर उसमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऐड करने हैं, और फिर कंक्लूड करना है कि जो फिनिश शॉर्ट डायग्राम बनता है उसको एनालाइज करना है। तो ये हो गया कैसे शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। एक बार आपने आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स उस बॉक्स में लिख लिए, तो शॉर्ट एनालिसिस कैरी आउट करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फैक्टर्स। दैट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आपने क्या किया, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। देन मेक लिस्ट ऑफ इट, उसकी लिस्ट बनाओ। देन जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ्स को आपको हमेशा बढ़ाना है, एंड इलिमिनेट वीकनेसेस, वीकनेसेस को हमेशा कम करना है। अलर्ट, स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मैक्सिमम मिलेगी, आप उसको ग्रास्प कर पाओगे। वीकनेसेस कम करोगे तो आपके अंदर के थ्रेट्स मतलब कम हो जाएंगे और आपकी स्ट्रेंथ्स बढ़ेगी। देन अलर्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जो भी अपॉर्चुनिटीज है उस पर ध्यान रखना है। जैसे भी जॉब वैकेंसीज आती है, या फिर कुछ ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ भी स्किल है या एक्सपर्ट की जरूरत है मार्केट में, तो ऐसी चीजों पे हमेशा ध्यान रखना है। और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, या उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने के लिए आपके अंदर जो भी थ्रेट्स है उसको भी, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि नहीं, ये चीज मेरे पास नहीं है तो मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रास्प कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो उस थ्रेट को हटाकर आपको अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। देन एनालाइज, एनालाइज दैट इज, पहले भी हमने देखा है कि शॉर्ट एनालिसिस सुटेबल होता है एक इंडिविजुअल के लिए, किसी एक इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो स्मार्ट वे में आपको सेट करने हैं। स्मार्ट वे ऑफ सेटिंग द गोल्स स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक होने चाहिए, आपके गोल मेजरेबल होने चाहिए, सॉरी अचीवेबल, जो आप हासिल कर सकते हो ऐसे ही गोल्स बनाओ। रियलिस्टिक होने चाहिए, या गोल्स बहुत बड़े बड़े सेट कर रहे हैं और उसको आप अचीव ही नहीं कर सकते और रियलिस्टिक नहीं लगता है कि मैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है और बिना एक्सपीरियंस के ही आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा जॉब कर पाऊंगा, या फिर सीधा बिना एक्सपीरियंस के इंस्ट्रक्टर के जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। एंड टाइम बाउंड, टाइम बाउंड मतलब इतना टाइम है हमारे पास, उस टाइम में आप क्या क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, आइडेंटिफाई एंड इनहांस योर स्किल्स। ये शॉर्ट एनालिसिस की वजह से आप क्या कर सकते हो, आपके स्किल्स, टैलेंट्स एंड एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके उनको इनहांस करने की कोशिश करते हो। देन हैव अ रोड मैप टुवर्ड्स योर गोल, आपके गोल की तरफ जाने के लिए, पहुंचने के लिए आपको एक पाथ मिलता है। देन कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ्स, आपके स्ट्रेंथ्स को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, उनको मतलब इंक्रीज करने की कोशिश करते हो आप। देन मैनेज योर वीकनेसेस, जो भी वीकनेसेस है आपके अंदर उसको कम करने की कोशिश होती है। देन टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान रखते हुए अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर आई हुई अपॉर्चुनिटीज को क्या करना है, उसका एडवांटेज लेने लगते हो आप।
देन मिनिमाइज और इलिमिनेट इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स जो भी है आपके अंदर, जिस चीजों से आपको डर लगता है, उनको कम करते हो या फिर हमेशा के लिए इलिमिनेट करते हो। देन यूज इंफॉर्मेशन टू प्लान योर करियर सक्सेस। जो भी आपने आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस फाइंड आउट किए आपके लिए, आपके फील्ड से रिलेटेड आपके स्किल नॉलेज के बेसिस पर जो भी करियर से अपॉर्चुनिटीज है, उसको क्या कर सकते हो, आप प्लान कर सकते हो कि मुझे अपने करियर में कैसे आप सक्सेस पा सकते हो। एंड ग्रैब द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ डिजायर्ड करियर। जो भी आपका डिजायर्ड करियर है, जिसमें आप करियर करना चाहते हो, उस फील्ड से रिलेटेड करियर की जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको आप हासिल कर सकते हो। तो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ सॉट एनालिसिस। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमारा जो टॉपिक था ग्रीवियंस एंड सॉट एनालिसिस। तो हमने ग्रीवियंसेस के डेफिनेशन देखे हैं, फिर उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं ग्रीवियंसेस के, वो देखे, फिर फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंसेस देखे, फिर ट्रेनी के ग्रीवियंसेस को कैसे हैंडल करना है वो देखा, फिर बेनिफिट्स ऑफ ग्रीवियंसेस हैंडलिंग, ट्रेनी के ग्रीवियंस हैंडल करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हमने देखा है। फिर हम गए सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस को हमने डिफाइन किया, फिर सॉट एनालिसिस को ट्रेनिंग सिस्टम में कैसे यूज किया जाता है वो भी देखा है। एंड फिर एट द एंड हमने देखे बेनिफिट्स ऑफ सॉट एनालिसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट grievances, grievance handling, SWOT analysis, and only SWOT analysis. So thank you for listening. Thank you everyone. Do you have any doubt? मैम जो कंप्लेंट होगी वो इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड होगी। यस, इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी भी थिंग से रिलेटेड। इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हो तो इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर है, आपकी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, तो वो भी हो सकती है। बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर एंड टीचर आया था ना जहां पर पॉइंट, वहां पर बताया मैंने। और क्या है, ओके, फिर से प्लीज मैडम। और किसी को कुछ डाउट है? ग्रीवियंस को बता दो एक बार फिर। ओके, यहाँ पर आप डिससेटिस्फैक्शन समझे कि ऐसी चीज जो एक ट्रेनी को या स्टूडेंट को डिस्टर्ब करती है, भले वो इसमें वर्ड्स में एक्सप्रेस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड है उस फैक्टर की वजह से, उस थिंग की वजह से। एंड कंप्लेंट वो होती है जो एक ट्रेनी ने या स्टूडेंट्स ने लिखित रूप में अपने इंचार्ज को प्रेजेंट की है। एंड ग्रीवियंस क्या होता है ना कि it is defined as any dissatisfaction with any aspect of the organization। फॉर्मली प्रेजेंट की जाती है कि मुझे इस चीज से रिलेटेड कंप्लेंट है, वो प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जाती है, वो होती है ग्रीवियंस। सॉर्ट
की स्लाइड ओके। कुछ ये देखिए, शॉर्ट की स्लाइड कोई देखना चाहता था? और कोई डाउट है किसी को? कोई सारा पीपीटी एक बार फिर देखना चाहता है? देखिए, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंसेस। एक मिनट। फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंसेस देखो, यहाँ पर फैक्चुअल ग्रीवियंसेस जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, एंड दे अराइज फ्रॉम नॉन फुलफिलमेंट ऑफ जेन्युइन सर्विस कंडीशंस एंड फॉल्टी प्रोसीजर और रूल। ट्रेनीज के लिए जो जेन्युइन सर्विसेज मिलनी चाहिए, ऐसी सर्विसेज ना मिलने की वजह से जो ग्रीवियंसेस आते हैं वो होते हैं फैक्चुअल ग्रीवियंसेस, मतलब वो फैक्ट्स के ऊपर बेसिस है। यहाँ पर मैंने जैसे सीटिंग कैपेसिटी का एग्जांपल दिया था, 40 ट्रेनीज है आपके पास और जो सीटिंग अरेंजमेंट है हार्डली 30 कैंडिडेट्स की है, तो जो 40 कैंडिडेट्स कैसे बैठते होंगे वहां पर, तो बैठने के लिए प्रॉब्लम होता होगा ना उनको। तो फैक्ट है वो हो गया फैक्चुअल ग्रीवियंस। या फिर हॉस्टल में प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, लाइटिंग मतलब बल्ब्स अवेलेबल नहीं है, पानी ठीक से नहीं आ रहा है, तो ऐसे हो गए ग्रीवियंसेस फैक्चुअल ग्रीवियंस। नेक्स्ट था हमारा इमेजिनरी ग्रीवियंसेस। ये क्या होते हैं कि दे बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। दे अराइज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वैलिड रीजन बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग परसेप्शन, किसी एक इंडिविजुअल का परसेप्शन या उनकी एक्सपेक्टेशन की वजह से आए हुए ग्रीवियंसेस है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया था कि मैंने हॉस्टल की रूम अगर एयर कंडीशन चाहिए उनको, ये उनका एक्सपेक्टेशन है, ओके, एंड इसकी वजह से आया हुआ ग्रीवियंस। या फिर मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है मेस का, मुझे कुकिंग की फैसिलिटी दो या किचन प्रोवाइड करो, ये हो गए इमेजिनरी ग्रीवियंसेस, ओके। या फिर कोई कंप्यूटर पे कंप्यूटर यूज करना चाहता है तो एक कंप्यूटर दो ट्रेनिज के साथ, दो ट्रेनिज को एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जा रहा है इंस्टीट्यूट में, और वो ट्रेनी या स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मुझे अकेले को एक कंप्यूटर पूरा टाइम मिलना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है इस इंस्टीट्यूट में। ऐसा अगर वो प्रॉब्लम्स अराइज करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, तो ये हो गया इमेजिनरी ग्रीवियंसेस। एंड थर्ड है डिस्कस ग्रीवियंसेस। डिस्कस ग्रीवियंसेस क्या होते हैं कि when an individual may have dissatisfaction not related to the organization but due to family or own depression situation, उनके फैमिली या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ तो डिप्रेशन है, उसकी वजह से आए हुए ग्रीवियंसेस है, उसकी वजह से उनका क्लास में बिहेवियर ठीक नहीं है, साथ में जो बैठते हैं ट्रेनिंग उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं है, जहां पर प्रैक्टिकल आप करते हो जो आपका पार्टनर है प्रैक्टिकल का उसके साथ बिहेवियर ठीक नहीं, या इंस्ट्रक्टर्स को जवाब देते वक्त वो अरोगेंटली पेश आ रहा है, तो इन सब का रीजन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। इसका कारण उसका अपना ओन फैमिली या फिर पर्सनल डिप्रेशन सिचुएशन है,
इसकी वजह से आए हुए ग्रीवियंसेस है ये। समझ गए? और किसी को कुछ डाउट? ओके, थैंक यू। आगे की स्लाइड भी दिखा दो एक बार सभी। ओके, कहाँ पर है हम? नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स ऑफ ग्रीवियंसेस देखे। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ग्रीवियंसेस इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देन ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर देखी है, कैसे ग्रीवियंस को हैंडल करना है आपको। देन ट्रेनी रिलेटेड ग्रीवियंस है तो वहां पर क्या क्या किन किन चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई। देन बेनिफिट्स ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग देखे। फिर सॉर्ट एनालिसिस देखा हमने, उसकी डेफिनेशन। फिर सॉर्ट एनालिसिस को स्क्वायर फॉर्म में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर और हार्मफुल हेल्पफुल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कैसे कैटेगराइज किया गया है। देन स्ट्रेंथ्स के यहाँ पर हमने एग्जांपल देखे, एक्सप्लेनेशन देखा है, वीकनेसेस का एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल, अपॉर्चुनिटीज के एग्जांपल्स, फिर थ्रेट्स के एग्जांपल्स देखे हमने। फिर इस टूल को अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वीकनेसेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हमें कैसे ग्रास्प करनी है। देन उसके एग्जांपल्स देखे, ट्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर अपने लिए जब सॉर्ट एनालिसिस करना है तो कैसे करना है, एंड सॉर्ट एनालिसिस के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, एंड एडवांटेजेस ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। ओके, so thank you everyone. Okay, thank you, madam.